जय हिंद हमारे सारे प्यारे बच्चों। वो बच्चे जिनका बेसिक्स अकाउंट्स हो, जो अकाउंट से +2 कर रहे हैं, जो बच्चे अकाउंट्स एंट्रेंस लिए अकाउंट्स में 11th के बच्चे, वैसे बच्चे जो आफ्टर 12th बीबीए में जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो बीकॉम में जा रहे हैं, सीए फाउंडेशंस, सीएमए फाउंडेशंस, या आप एमबीए करने जा रहे हो, इधर आप प्रवेश करने जा रहे हो बिहार शिक्षक भर्ती में, आप टीचर बनने का रोल अदा करने जा रहे हो 10+2 के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर, या स्टेट की तैयारी करने जा रहे हो, हर बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट का वीडियो चलता आ रहा है उसी में आज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हम कब रेवेन्यू मानेंगे? क्या जब हम आपसे ऑर्डर के रूप में एडवांस पैसा ले लेंगे, या आप जब ऑर्डर हमें दोगे तब हम मान लेंगे रेवेन्यू? नहीं, जब तक हम ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं करेंगे तब तक हम रेवेन्यू नहीं मानेंगे। इस चीज को आप याद रखें। हम कैश ले लिया, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू। जब तक हम उस माल को सुपुर्द नहीं करेंगे आपको, तब तक हम उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे। तो आइए, लिखा हुआ है कुछ बेटा यहाँ पे कि राजस्व मान्यता अवधारणा मिलान अवधारणा से संबंधित है। कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट किससे मैचिंग कर रहा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। राजस्व मान्यता अवधारणा राजस्व को मान्यता देने के लिए एक मानक प्रदान करता है, एक स्टैंडर्ड प्रदान करता है कि कब आप राजस्व मानोगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन ascertaining the amount and time of recognizing the revenue from business activity। मतलब कहता है कि राजस्व मान्यता अवधारणा जो है व्यावसायिक गतिविधियों से राजस्व को पहचानने की मात्रा और समय का पता लगाने में मदद करती है कि कब हम राजस्व माने, रेवेन्यू माने। Normally, revenue should be recognized when it is realized, that is, when the ownership of goods passes the buyer and the buyer becomes legally liable to pay। कहता है कि रेवेन्यू जनरली कम मानते हैं, तो आमतौर पर राजस्व को मान्यता दी जानी चाहिए जब यह महसूस किया जाता है, यानी जब माल का स्वामित्व खरीदार के पास जाता है और खरीदार भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से संबद्ध हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। Thus, receipt a mere order does not mean the recognition of revenue। मतलब कहता है कि इस प्रकार केवल आदेश की प्राप्ति का मतलब राजस्व की मान्यता नहीं है। For recognition of revenue, goods should be dispatched to the customer and the invoices simultaneously sent out। मतलब कहा गया कि राजस्व की मान्यता के लिए माल ग्राहक को भेजा जाना चाहिए और एक चालान एक साथ भेजा जाना चाहिए। मतलब माल के साथ आपका रिसिप्ट भी होना चाहिए। क्वेश्चन से इसके लिए पढ़ेंगे जरा ढंग से बेटा। कहता है व्हाट डज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल स्टेट। यहाँ पे पूछ रहा है बेटा कि राजस्व मान्यता सिद्धांत क्या कहता है। क्या रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। क्या रेवेन्यू तब मानेंगे जब हम कैश लेंगे? ऐसा मान्यता नहीं है बेटा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट अर्न अनरियलाइज। रेवेन्यू तब मानेंगे जब कमा लिए और रियलाइज भी कर लिए। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एक्सपेंसेज आर पेड। कभी नहीं, ये खर्च जब पे करेंगे तब हम रेवेन्यू मानेंगे, ऐसा नहीं बेटा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में मानेंगे रेवेन्यू नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी बेटा, रेवेन्यू तब मानेंगे जब हम कमा लिए और उसको रियलाइज भी कर लिए। अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग व्हेन इज रेवेन्यू टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड। एक्रूअल कहता है मतलब कि वैसा रेवेन्यू, वैसा खर्च जो हो चुका है, पे करना बाकी है। जब पे करेंगे तब का वो खर्च नहीं होगा, जब हो गया तब का खर्च होगा। क्लियर है? तो एक्रूअल यही कहता है। तो व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब पैसा ले लेंगे तब नहीं, ऐसा नहीं कहता। व्हेन द सेल इज मेड और सर्विस इज परफॉर्म, जब हम सेल कर दिया और सर्विस भी परफॉर्म हो गया। व्हेन द इनवॉइस इज सेंड, नो, जब इनवॉइस भेज दिया, जब चालान भेज दिया जाता तो हो गया। एक्रूअल ये नहीं कहता। फिजिकल ईयर इन मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द सेल इज मेड और सर्विस इज परफॉर्म बाय द बिजनेसमैन या पर्सन, जो भी होगा बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा राजस्व मान्यता सिद्धांत को सबसे अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन कर रहा है? क्या
रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड, अन्यथा नहीं है बेटा, लगातार 2 क्वेश्चंस में मना कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर दोगे, हम जैसे हम टीचर हैं, आप हमारे यहाँ आए कि भाई 2 साल का सिलेबस है, आप खत्म कर दोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपने पैसा दे दिया, पूरा पैसा दे दिया, भाई वो पूरा पैसा आज आपने दिया तो आज ही रेवेन्यू हो गया? नहीं, हम आपको कितना साल कितना मंथ पर आएंगे, 24 महीना पर आएंगे। तो जब तक वो 24 महीना नहीं बीत जाएगा तब तक वो 100% हमारा रेवेन्यू नहीं होगा। अगर आप 24,000 रुपया देते हो तो पर मंथ 1,000 रुपया, मतलब पहला मंथ अगर खत्म हो गया तो उसमें से 1,000 वो रेवेन्यू होगा, बाकी 23,000 तुम्हारा वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है बेटा, वो एडवांस या अनअर्न्ड इनकम के पार्ट में चला गया, वो नॉट ए पार्ट ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू फॉर दिस पीरियड। याद रखना इस चीज को। तो ये भी नहीं है बेटा। रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, दम करेक्ट बात है, हम आपको सर्विस दे चुके, हम आपको पढ़ा चुके, तो उस मंथ का मेरा पैसा जो होगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। बट रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, जब ऑर्डर देंगे तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है बेटा? अस्थगित राजस्व। बेटा अस्थगित राजस्व बेटा है कि किसको कहते हैं जिसका रिसेल वैल्यू 0 है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी है बेटा। क्या है कहानी? रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब हम काम कर चुके बट रिसीव नहीं किए, ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है, ये डेफर्ड नहीं कहता। रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न्ड, बेटा हमने एडवांस में पैसा ले लिया, हमने ऑर्डर का पैसा आपसे पैसा एडवांस में ले लिया, हम 24 महीने का फी आज हम एडवांस में ले लिया, तो अभी आप काम किए नहीं हो बट पैसा एडवांस में ले लिया, तो वो डेफर्ड कहलाएगा बेटा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आफ्टर द फिजिकल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के एंड के बाद रेवेन्यू अडॉप्ट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो? नहीं, रेवेन्यू दैट इज नेवर रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती, ये 100% गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ का देखेंगे बेटा, तो फिफ्थ कहता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन गाइडेंस करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में? तो बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में आपका गाइडेंस है ASC 606 या IFRS बेटा 15, यही दो आपको रिकॉग्नाइज करता है किस चीज के बारे में? तो ये दो आपको रिकॉग्नाइज करता है आपको कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में गाइडेंस देता है बेटा, स्टैंडर्ड गाइडेंस होता है। नेक्स्ट, अंडर द 5 स्टेप मॉडल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन द फर्स्ट स्टेप इज, याद रखना तुम्हारा 5 स्टेज मॉडल मांग रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है वो तुमको आइडेंटिफाई करना है। देख बेटा यहां पर एक कहानी, एक स्लाइड है, जरा ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू ASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 के तहत तुम्हारा 5 अप्रोचेज है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को जानने के लिए। पहला अप्रोच क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कस्टमर, मतलब ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान करें, कब अनुबंध हुआ। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में प्रदर्शन दायित्व की पहचान करें, क्या क्या कहानी है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, लेन देन की कीमत कितना निर्धारित हुआ। फोर्थ, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन देन मूल्य आवंटित करे, कितना कितना किस किस काम में, मतलब कितना पैसा लगेगा। और रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन आप और एज द एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, मतलब जिस दिन आप उसको डिलीवर कर रहे हो, जिस दिन आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हो, उस दिन हम रिकॉग्नाइज मांगने में बेटा कि वो हमारा रेवेन्यू हुआ। राजस्व को पहचानेंगे कब, या जैसा इकाई एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। ये 5 स्टेप्स याद रखना अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 के तहत, जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 5 स्टेप मॉडल में। याद रखना ये मॉडल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकली रिकॉग्नाइज यूजिंग, बेटा लॉन्ग टर्म लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? 24 महीने का फी दे दिए, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? मैंने बताया अभी, उसी के आधार पे चलेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग कभी नहीं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड कंप्लीट हो गया उसके बाद करेंगे, कभी नहीं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड मेथड 100% बेटा, कितना पार्ट आप कंप्लीट कर दिए, कितना पार्ट आप सिलेबस कंप्लीट कर दिए। आप 24 महीना में
11th और 12th खत्म कर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड 24 महीना है, तो 24 महीना में आप 1 महीना पढ़ा दिए, 2 महीना पढ़ा दिए, उसका जो रेवेन्यू हुआ वो तुम्हारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में जाएगा। बाकी सभी का आगे का जो 22 मंथ का होगा वो रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, याद रखना इस चीज को। और डेफर्ड रेवेन्यू मेथड कभी नहीं बेटा, यानी सी नंबर ऑप्शन। 8वां नंबर, व्हेन ए कंपनी सेल अ प्रोडक्ट विथ अ राइट ऑफ रिटर्न रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, कहता है जब कोई कंपनी वापसी के अधिकार के साथ कोई उत्पाद बेचती है तो राजस्व की पहचान किस प्रकार की जाएगी। मतलब ये कहने का सेंस है बेटा कि हमने तुमको सामान बेचा और ये अधिकार पे बेचा बेटा कि सही लगा तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इसको भैया रिटर्न कर देना। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है, पढ़े हो गए आप 11th क्लास में। तो व्हेन ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट विद ए राइट ऑफ रिटर्न रेवेन्यू कब मानोगे, कब रिकॉग्नाइज करोगे, कहता है इमीडिएटली अपॉन सेल, सेल्स जब बेचेंगे उसी समय मान लेंगे। ओनली आफ्टर द रिटर्न पीरियड एक्सपायर, जब रिटर्न पीरियड एक्सपायर होगा तब मानेंगे। व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एंड रिटर्न कैन बी रीजनेबल एस्टिमेटेड, क्या जब उत्पाद वितरित किया जाता है और रिटर्न का उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई आप कितना रिटर्न कर सकते हो, क्या रिटर्न होगा कि नहीं होगा उस समय, या व्हेन कैश इज रिसीव्ड, भैया इमीडिएटली नहीं है, ओनली आफ्टर द रिटर्न पीरियड एक्सपायर। अब रिटर्न कब का है वो एक्सपायर होगा तब तक तो नहीं देखेंगे, कैश जब तक रिसीव नहीं करेंगे मतलब क्या करेंगे, सेल प्रोडक्ट विथ राइट ऑफ रिटर्न में when the product is delivered, जब आप डिलीवर कर दिए बेटा, एंड रिटर्न कैन बी रिजनेबल एस्टिमेटेड, रिटर्न का उचित अनुमान एक फिक्स पीरियड में लगा दिया गया, आपका नहीं रिटर्न आया तो मान लिया कि वो रेवेन्यू मेरा हो गया। ऑन द कंटेस्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस रिफर्स टू, राजस्व मान्यता के संदर्भ में कार्य निष्पादन दायित्व से तात्पर्य क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बेटा। तो कर द कंपनी ड्यूटी टू पे इट्स सप्लायर, कंपनी का ये ड्यूटी है बेटा अपने आपूर्ति करना भुगतान करने का कर्तव्य करे। द ए प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर, ग्राहक को माल या सेवा हस्तांतरित करने का वादा करता है बेटा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या कहता है, द कस्टमर्स ऑब्लिगेशन टू पे, ग्राहक का भुगतान करने का दायित्व है। या दो कंपनियों के बीच एक कानूनी अनुबंध, ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कंपनी, ऐसा कोई अनुबंध है क्या, सोच के देखना बेटा आप। तब यहां कहता है ए प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर, हम अपने कस्टमर को ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई आप टाइमली आपको गुड्स ट्रांसफर कर देंगे और जो सर्विस इसके बिहाफ पे होगा वो सर्विस टाइमली, आप जब भी कॉल करो जब भी आपको जरूरत हो तो हम आपको सर्विस भी बेहतर देंगे। जैसे आज के ज़माना में समझो अभी गर्मी का मौसम है, एसी वाले दुकान में भीड़ लगा हुआ एसी लेने के लिए, आप एसी का पैसा भी पे कर दोगे बट आपको सर्विस लेट मिलेगा। मतलब गर्मी आज है, आपका एसी 10 दिन के बाद लगेगा, इतना मारा मारी है, मतलब वो सर्विस देने में सक्षम नहीं है। जब आपका एसी खराब हो रहा है, आप कॉल पे कॉल कर रहे हो बट वो सर्विस नहीं दे रहा, ये आपका ऑब्लिगेशंस नहीं है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है कि आप अपने कस्टमर को 100% ईच एंड एवरी तरह से सेटिस्फाई करो, ये कहता है। नेक्स्ट 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन रेवेन्यू अंडर IFRS 15, इसमें से तुम्हारा रिकॉग्निशन रेवेन्यू अंडर IFRS के तहत नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंसेस, अनुबंध में वाणिज्यिक सार है। द पार्टी जब अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टियों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है। द पेमेंट टर्म्स आर अनक्लियर, भुगतान की शर्तें अस्पष्ट है। इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन, यह संभावना है कि इकाई विचाराधीन राशि एकत्र करेगी। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्या कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंसेस, अनुबंध में वाणिज्यिक सार है? ऐसा कुछ नहीं होता है। द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टियों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है तो मतलब मान लिया गया, नॉट होगा ये। द पेमेंट टर्म्स आर अनक्लियर, बेटा यहाँ नॉट है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी तुम्हारा क्राइटेरिया है आर अंडर रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू अंडर IFRS 15 के तहत। नेक्स्ट
रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड ओवर टाइम इज रिकॉग्नाइज, मतलब समय के साथ प्रदान की गई सेवाओं से राजस्व की पहचान की जाती है। कैसे आप राजस्व की पहचान करोगे? समय के आधार पे। तो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द सर्विस पीरियड, जिस दिन से सर्विस शुरू करेंगे उस दिन से हम मान लेंगे कि सर्विस रेंडर टाइम ओवर इज रिकॉग्नाइज, या व्हेन कैश इज रिसीव्ड, या ओवर टाइम एज द सर्विस इज परफॉर्म, या एज द एंड ऑफ द सर्विस पीरियड। सेवा अवधि की शुरुआत में जब नकदी प्राप्त होती है, समय के साथ जैसे जैसे सेवा प्रदान की जाती है, सेवा अवधि के अंत में आप गाड़ी लेते हो, आपको एक लिमिटेशन दिया जाता है कि पहला सर्विसिंग भाई 1000 किलोमीटर पर कर लो, दूसरा सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर के अंदर कर दो, तो वो तुम्हारा उत्तरदायित्व होता है। समझ गए? मतलब एक ओवर टाइम, जब सर्विस पीरियड आ गया तब की बात वो सर्विस परफॉर्म करेगा। बीच में क्यों? बीच में अगर आपको जरूरत हो तो आप जाओगे, अगला का काम नहीं है बेटा। नेक्स्ट, अंडर ASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल 606 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन, हम अंडर ASC कब रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? आपका क्वेश्चन यही है बेटा। द कस्टमर साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जब कस्टमर साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट का तब मान लेंगे? नहीं। द कंपनी रिसीव पेमेंट, जब कंपनी पेमेंट रिसीव करेगी तब भी नहीं। कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू द कस्टमर, दम सही है। पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे दिए कस्टमर को, उस समय मानेंगे रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। द फिजिकल ईयर इंड्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तब भी हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम, मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम पीरियड में, निम्नलिखित में से कौन सा समय के साथ राजस्व को पहचानने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सेल ऑफ अ प्रोडक्ट डिलीवर्ड इमीडिएटली, ये एग्जाम्पल है रेवेन्यू का। सब्सक्रिप्शन सर्विस बिल्ड एनुअली, जो सालाना बिल की गई सदस्यता सेवाएं हैं, ये रेवेन्यू है। वन टाइम कंसल्टिंग सर्विस, या एक मुफ्त परामर्श सेवा, या सेल ऑफ इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री को बेचने पर। आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो बेटा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आप एक बार जज करो क्वेश्चन को और अच्छे से जज करो। निम्नलिखित में से कौन सा समय के साथ राजस्व को पहचानने का एक उदाहरण है? सेल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर्ड इमीडिएटली, तुरंत वितरित उत्पाद की बिक्री। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज बिल्ड एनुअली, एक सालाना बिल की गई सदस्यता सेवाएं। वन टाइम कंसल्टिंग सर्विस, एक मुफ्त परामर्श सेवा। इन्वेंट्री की बिक्री। बेटा सब्सक्रिप्शन बिल एनुअली। वन टाइम सर्विस कंसल्टिंग सर्विस में क्या होगा भाई? तो भाई 10 साल का आप सर्विस का ठेका लिए हो और पहला साल आपने पूरा पैसा ले लिया, तो जब तक रिमेनिंग साल ना खत्म होगा तब तक वो पैसा वो रिमेनिंग साल में भी 10 साल में ना डिवाइड होगा बेटा। इसलिए इसको हम कहाँ रखे? रिकॉग्निशन रेवेन्यू में नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट, इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ट्रांजेक्शन प्राइस रेफर्स टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहता है बेटा? सिंपल सा बात है, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स ना, कैश रिसीव्ड ये तो कभी हो नहीं सकता है। द अमाउंट ऑफ कंसीडर द एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहता है अमाउंट ऑफ कंसीडर संस्था द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिफल की राशि प्राप्त करने की उम्मीद है। मतलब जो आप दे हो, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन किए हो, जो आप डिलीवर्ड किए हो, उसके बिहाफ पे जो आपकी कमाई होगी उसके बारे में बात की जा रही है। When is revenue from the sale of goods typically recognizes, माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व का आमतौर पर कब पहचाना जाता है? कब आप आइडेंटिफाई करोगे जनरली आप? तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है? 15 में कहता है when the order is placed, जब ऑर्डर दोगे तब, पहले ही बता दिए, मना कर दिए। when the goods are shipped and control passes to the buyer, when payment is received ना, when the invoice is set। मतलब 15 का आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए कंपनी रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड ओवर द नेक्स्ट ईयर, हाउ शुड दिस बी रिकॉर्डेड इनिशियली? एक कंपनी को अगले वर्ष में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, इसे शुरू में कैसे दर्ज किया जाना चाहिए? क्लियर है? तो आपका यहाँ पे रेवेन्यू नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर का बात है। लायबिलिटी आपका होगा चूंकि डेफर्ड रेवेन्यू, असेट्स नहीं होगा, इक्विटी नहीं होगा, चूंकि एडवांस इनकम है, हम इसलिए हम इसको क्या मान लिया?
हम इसलिए इसको बेटा लायबिलिटी मान लिया। क्या मान लिया? लायबिलिटी मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नॉट है, स्टेप इन द 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल। कहता है कि इसमें से 5 स्टेप जो अभी बस जस्ट बताया रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 स्टेप मॉडल तुम लोग को बताया है, तो इसमें से कौन सा पांचों मॉडल में से कोई एक है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ऐसा नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट लेने का था। डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, नहीं था। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जरूर है। एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। अंडर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब रेवेन्यू मानेंगे? द कंपनी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट, कंपनी के पास भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है। द कस्टमर इज पेड इन फुल, कस्टमर पूरा पैसा एक बार में देता है। द फिजिकल ईयर एंड्स, वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने पर। द गुड्स आर प्रोड्यूस, जब माल को उत्पाद हो जाता है, मतलब जब हम फाइनली प्रोडक्शन कर देते हैं तभी मान लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। द कंपनी इज इम्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट,